हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों की बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रेसिपी, जिसका एक चम्मच खाते ही आपका सर का दर्द हो या कमर का दर्द हो या फिर आपके बहुत ही ज़्यादा थकान रहती है, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। बहुत ही बेस्ट फार्मूला है उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा थके थके से रहते हैं, जिनका काम करने में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है, या फिर उन लोगों के लिए जिनकी नज़र कमज़ोर है या ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर पर काम करते हैं जिसकी वजह से उनकी आंखों में चश्मा लग गया है। तो इस रेसिपी को खाने के बाद आपका चश्मा भी हट जाएगा और आपकी नज़र भी तेज हो जाएगी। बस इसकी शर्त यह है कि आप लोगों को मेरे बताए तरीके से इसका उपयोग करना है। जितने दिन तक मैं बताऊंगी उतने दिन तक आपको इसे इस्तेमाल करना है। रिजल्ट आपको 100% बेस्ट ही मिलेंगे। तो फ्रेंड, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है उन औरतों के लिए जो बच्चा होने के बाद बहुत ही ज़्यादा आराम नहीं कर पाई हैं, काम में लग गई हैं, लेकिन अब उनकी हड्डियाँ जवाब देती हैं। वो जब चलती है तो उनकी हड्डियों में दर्द होता है और काफ़ी ज़्यादा कमर में दर्द होता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जिसमें आपके जो कमर के दर्द होते हैं या हड्डियों का पुराना दर्द होता है वो वापस आ जाता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में खून का जो दौरान होता है वो बराबर चलता रहता है, तो उसमें आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है ये प्रॉब्लम आपको उभर के सामने आ जाती है। तो ये रेसिपी आप उन बच्चों को भी दे सकते हैं जो इन सर्दियों में ऑफिस जा रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं, वो भी इसको खा के अपने शरीर को गर्माहट दे सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े पहन के जाने से सर्दी से आप नहीं बच सकते जब तक कि आपकी बॉडी अंदर से हीट नहीं होती है। तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा लाभकारी है, आपको एक बार जरूर ट्राई करना है। और रेसिपी जरा भी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा और नई रेसिपी बनाने के लिए। और ये रेसिपी उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है जो ज़्यादा घी और तेल नहीं खा पाते, इस वजह से वो कोई भी स्वीट या लड्डू सर्दियों में नहीं खा पाते, या फिर जो लोग डायबिटीज़ वाले हैं या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, वो भी इस रेसिपी को आराम से खा सकते हैं। क्योंकि बहुत ही कम तेल या घी में आप इसे बना सकते हैं। तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में जो इसका रिजल्ट आता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि घी का जो फैट होता है वो गुड फैट होता है और वो आपकी हड्डियों को मजबूती भी देता है और अच्छे से स्किन में शाइन भी आता है। अगर आपके बाल झड़ रहे तो आप इस रेसिपी को जरूर खाइएगा, ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है सफ़ेद तिल, जिसमें पाया जाता है बहुत सारा कैल्शियम और जिंक, प्रोटीन, आयरन, फाइबर और हेल्दी फैट, जो आपके शरीर की हड्डियों को मजबूती देने के साथ साथ आपके शरीर को गर्माहट देता है। क्योंकि जो तिल की तासीर होती है वो गर्म होती है और इसका सेवन करने से आपको महंगी महंगी दवाइयाँ जो खरीद के लेके आते हैं उससे भी निजात मिलेगी। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई और डॉक्टर ने आपको कैल्शियम की दवा लिखी है तो आप इस तरह से दवाइयों को यूज़ मत कीजिए, लाखों रुपये बर्बाद मत कीजिए। आप इस तरह से हमारी इस रेसिपी को बना के एंजॉय कीजिए। आपको 1 महीने के बाद ही इसका फ़र्क महसूस होगा कि आपकी हड्डियाँ मजबूत हो गई और आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया। यहाँ पे मैंने लिया है गोंद। तो गोंद कई प्रकार के होते हैं, आम का भी होता है, बबूल का भी होता है, सहजन का भी होता है। तो यहाँ पे मैंने बबूल वाला लिया है और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मोटे साइज वाला यानी बड़े साइज वाला बबूल नहीं लिया है, सॉरी बबूल का गोंद नहीं लिया है, मीडियम वाला लिया है। तो आपको भी मीडियम वाला लेना है, बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा गोंद का इस्तेमाल मत कीजिएगा। बड़ा लेंगे तो क्या होगा, आपको उसको बनाने के लिए ज़्यादा घी लगेगा और दूसरी बात वो अच्छे से कुक नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा छोटा लेंगे तो आप उसको बना नहीं पाएंगे, अच्छे से वो कुक नहीं होता है, अंदर से कच्चा रह जाता है। तो यहाँ पे मीडियम साइज लीजिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्माहट होती है, ये शरीर को गर्म देते हैं यानी गर्माहट देते हैं और शरीर को हमारे अंदर से जब गर्मी मिलती है तो हमें बहुत ज़्यादा स्वेटर वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे दोनों का मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम सफ़ेद तिल, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लिया था और फिर इस्तेमाल किया। क्योंकि मार्केट से लेके आते हैं तो इसमें धूल मिट्टी होती है, तो इसको अच्छे से आपको धुल के अच्छे से सुखा के ही इस्तेमाल करना है, पोंछ के नहीं लेना है, सुखाना है, धुलने के बाद तभी यूज़ करना है। और यहाँ पे मैंने बबूल को भी अच्छे से धुल के सुखा के लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा वेट नहीं है 50 ग्राम है, नाप में कटोरी आप उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए बनाना शुरू करते। तो फ्रेंड, आगे गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली। आप चाहे तो इसकी जगह पे कोई और बर्तन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और इस तरह से फैला हुआ लीजिए। अब यहाँ पे बर्तन को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसमें हमें कोई भी घी या तेल की ज़रूरत नहीं है। हम इसको अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसके अंदर अपना हम तिल ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे तिल को हमें एक ही बार में सारा का सारा डाल देना है और यहाँ पे हम धीमी आंच पर इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि जो तिल का कलर है वो बिल्कुल अच्छे से निकल आए। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गोंद भी इसके ऊपर गिर गया था, तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छे से भुन जाएगा।
तो यहाँ पे हमें धीमी धीमी आंच पे अच्छे से इसको भूनना है ताकि जो तिल का कच्चापन है वो निकल जाए और बहुत ही अच्छी से तिल हमारा भुन जाए और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो तिल को भूनना बहुत ही ज़रूरी है, इसी से हमारा जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से निकल के आएगा और जब हम इसको यूज़ करेंगे तो तिल को हमें खाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, दांतों में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें धीमी धीमी आंच पर इसको कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है या फिर इसको हमें तेज़ आंच पे भूनना है, तो भी ख्याल रखना है कि इसको हमें कंटिन्यू चलाना है। बहुत ज़्यादा फुल आंच पे आप मत भूनिएगा, धीमी आंच पे भूनेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मीडियम आंच पे भूनेंगे तो 1 से 2 मिनट के अंदर ही हमारा तिल अच्छे से भुन जाएगा। तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप इसको ज़्यादा अमाउंट में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी इतने अमाउंट में कि इसको पूरा 1 महीना में एंजॉय कर पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए तिल का कलर बातों ही बातों में चेंज होना शुरू हो गया है। अभी इसको और अच्छे से भूनेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुका है हमारे तिल को भूनते हुए। तिल हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा इसको काला या लाल नहीं करना है, बस इसका कलर चेंज हो जाए और इसका कच्चापन निकल जाए और अच्छे से हमारा तिल हल्का सा फूल जाए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हमारा हो गया है। तो फ्रेंड आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बर्तन में और ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। और अब हम वापस से इसको गरम कर लेंगे और जब ये गरम हो जाएगा तब इसके अंदर हम अपना 1 चम्मच घी ट्रांसफ़र करेंगे। तो घी आपका घर का होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। मार्केट वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको घर में घी बनाने की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको भी देसी घी का इस्तेमाल करना है। अगर देसी घी नहीं है तो डालडे का इस्तेमाल मत कीजिए, उसकी जगह आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन जो घी होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है और बहुत ही अच्छे हमारे शरीर को शाइन देता है। तो अब इसके अंदर हम अपना गोंद डालेंगे, जो हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा इसको हमें डाल के अच्छे से कुक करना है। तो बहुत ही कम घी में आप गोंद को इस तरह से भून सकते हैं जैसे मैं भून रही हूँ। तो यहाँ पे जब इसको डालेंगे तो इस तरह से ये पकना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है। तो एक बार में थोड़ा डालिए, अच्छे से जब वो फूल जाए तभी दूसरा बैच डालिए। अगर आप इस तरह से भूनेंगे तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। जितना अच्छे से आपका गोंद भुना होगा उतने ही अच्छे से आपके बढ़िया तरीके से बनेगी रेसिपी और दांतों में चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये भुन गया है। अब इसको हम साइड में निकालेंगे। इस तरह से साइड में कर लीजिएगा ताकि जो घी है वो इसी में रहे। तो देखिए थोड़ा सा डाला था, कितना अच्छे से फूल गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा और डालेंगे और इसको हम वापस से भूनेंगे। इस प्रोसेस से आप बहुत ही कम घी में ढेर सारा गोंद भून सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस तरह से चलाते हुए भूनना है। मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर ही आपका सारा गोंद भुन जाएगा। तो देखिए 10 से 15 सेकंड में ही गोंद बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। और इसी तरीके से हम जैसे पहले निकाले थे उसी तरीके से निकाल के सारा भून के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए लास्ट वाला बैच भी मैं अच्छे से भून रही हूँ। बस ये हमारा लास्ट वाला है, बाकी मैंने भून लिया। इस तरह से देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे बहुत ही कम घी में हमारा सारा गोंद अच्छे से भून जाता है। बस आपको कंटिन्यू चलाते हुए इसे भूनना है और गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। और अब हमारा जो इसमें थोड़ा सा घी लगा है उसका भी हम यूज़ करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मखाने, जो हमारे विटामिन सी, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं और ये याददाश्त को बढ़ाने के साथ साथ हमारी पाचन क्रिया को भी मजबूत करते हैं। तो यहाँ पे अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे 10 से 15 सेकंड, ताकि जो हमारा मखाना है बिल्कुल अच्छे से कुरकुरा हो जाए। तो यहाँ पे मखाना मैंने वेट ने मुश्किल से 5 ग्राम लिया है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होते हैं ये। और नाप में एक बड़ी कटोरी लिया, आप कब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको भून लेते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारे मखाने बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं और इस तरह से बहुत ही अच्छा सा कलर चेंज हो गया। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड मखाने को मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम वापस से बर्तन में आधा चम्मच सिर्फ घी डालेंगे, बस इतना सा काफ़ी है। और इसको हम अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पोस्तक दाना।
और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये जो पोस्तक दाना होता है ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम होती है, अगर आपको रात में नींद नहीं आती, उलझन होती है और आपको लगता है कि आपका शरीर थका थका सा है, तो आपको इस पोस्तक दाने को ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है आपकी नींद को बेटर करने के लिए, आपकी स्किन को बेटर करने के लिए और आपके मूड स्विंग को बचाने के लिए। तो यहाँ पे जो बच्चे बहुत ज़्यादा याददाश्त में कमज़ोर होते हैं, कुछ भी याद करते हैं लेकिन उनको भूल जाता है 1 से 2 घंटे में, अगर आपका बच्चा भी ऐसा ही है तो आपको इस तरह से उसको पोस्तक दाने डाल के इस रेसिपी को ज़रूर बना के देना है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने का और उसकी याददाश्त तेज हो जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे सूखा अदरक, जिसको सोंठ भी बोलते हैं। तो ये जो हमारे शरीर को गर्माहट देता है और हमें सर्दी जुकाम खांसी में बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो इसको डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको डाल के बिल्कुल अच्छे से मैंने भून लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या, आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मेथी के दाने, जो आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। अगर आपको शुगर है तो आपके शुगर को कंट्रोल करता है मेथी दाना। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मेथी दाना डाला है और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और मेथी दाना आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। तो यहाँ पे अच्छे से हमें मेथी दाने को भून लेना है 10 से 15 सेकेंड। इसीलिए जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा ताकि आपका जले ना। तो यहाँ पे जब ये अच्छे से भुन गया है तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूरजमुखी के बीज, जो हमारे बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं स्किन को चमकाने के लिए, बाल को बढ़ाने के लिए और हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। अगर आपको पीसीओडी है या थायराइड है तो आपके लिए ये सूरजमुखी के दाने बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स के लेवल को बहुत ही कम कर देते हैं और साथ ही आपकी स्किन को भी बेटर करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से डाल के भून लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको कितना ऐड किया वो आपको मेजरमेंट बता देते हैं। हमने 50 ग्राम सूरजमुखी के बीज लिए हैं, जिसको सनफ्लावर भी बोलते हैं डियर। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक बोल पाएँ। तो अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम ही कद्दू के बीज, जिसको पम्पकिन सीड भी बोलते हैं। ये आपको क्या फ़ायदा देते हैं, इसमें प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, आयरन होता है, फाइबर होता है। ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए, अगर आपका स्किन थोड़ा सा डल हो गया है, जाड़ों में हो जाता है, तो आपकी स्किन को भी फेयर करता है और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। अगर आपका थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप 1 महीना सिर्फ कद्दू के बीज को ही खा के उसका रिजल्ट देख सकते हैं। 1 महीना आप कद्दू के बीज को खाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपका जो रिपोर्ट है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि डॉक्टर तो नहीं चाहते कि आप ठीक हो और उनको दवाई बेचने का मौका ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं जिस तरह से इस रेसिपी को बता रही हूँ, इस रेसिपी को अगर आपने खा लिया तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो और ये बहुत ही बढ़िया फैट भी होता है, तो आपकी स्किन को एक बहुत ही बढ़िया सा शाइन देता है और आपकी बालों की ग्रोथ को भी अच्छे से मेंटेन करता है। मेथी जो होती है वो आपके बालों को लंबा करने में मदद करती है और अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो मेथी उसको रोकता है। तो मेथी ज़रूर डालना है, मेथी को स्किप नहीं करना है डियर। कुछ लोग सोचेंगे मेथी से कड़वापन आ जाएगा, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आएगा डियर। इतनी सारी चीज़ें डाल लें, अगर आप उसमें 1 चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे तो उसके फ्लेवर को बिल्कुल भी ओवर नहीं करेगी ये रेसिपी, क्योंकि इतना सारा फ्लेवर हमारा पहले से कि मेथी का कड़वापन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने भून लिया है, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं हल्दी के क्या फ़ायदे होते हैं। तो हमें यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर ऐड करना है हल्दी, जो हमारे खून को साफ़ करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कील मुहावसे होते हैं मुंह पे तो आप इस तरह से हल्दी को ज़रूर ऐड कीजिएगा। हल्दी को भी हमें अच्छे से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। सारी चीज़ों को आपको भून के ही लेना है, कच्चा मत लीजिएगा। भूनने से जो क्या होता है, जो हमारे सीट होते हैं उनका जो फैट होता है वो भी निकल जाता है, ख़राब भी नहीं होता है और लंबे समय तक ये रेसिपी आपकी ख़राब नहीं होगी। आप इसे स्टोर करके आराम से एंजॉय कर पाएंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है मैंने। अब गैस के फ्लेम को बंद करके इसको एक बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, फिर आगे का काम करते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने उसको निकालने के बाद अच्छे से कढ़ाई को साफ़ कर लिया। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अलसी के बीज, जिसको फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। इस तरह से भूरे भूरे रंग के होते हैं, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। और इसमें पाया जाता है फॉलिक एसिड, ओमेगा 3 फाइबर, जो आपकी स्किन को बढ़िया बनाने के साथ साथ वजन घटाने में बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इतनी सारी चीज़ें जो हम डाल रहे हैं उसको हमारे वेट को ना बढ़ाए, इसके लिए हम इसके अंदर फ्लैक्स सीड डाल लें, जिसको अलसी के बीज भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो इनको हमें बिना किसी घी, बिना किसी तेल के अच्छे से भून लेना है, क्योंकि इसमें खुद का फैट होता है। तो आप इसको ऐसे ही भूनिए। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अलसी के बीज को इस तरह से भून के पाउडर बना के सलाद में या सब्जी के ऊपर डाल के भी खा सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं इसके अंदर इस तरह से डालूंगी, जिससे क्या होगा, हमारा वेट भी बहुत ही अच्छे से कम होगा और हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे बाल भी बहुत ही अच्छे से शाइनी होंगे और चमकदार स्किन हमें प्राप्त होगी। तो चलिए इसको भून लेते हैं। 10 से 15 सेकंड अच्छे से धीमी आंच पे भूनना है। यहाँ पे देखिए हमारा जो अलसी का बीज था बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। और इस तरह से जब ये भुन जाता है तो चट चट की आवाज़ आने लगती है। तो इसका कारण यही है कि ये अच्छे से भुन गया है, तभी चट चट की आवाज़ आ रही है। और इस तरह से हमारा ये बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलिए ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए कितनी उछल कूद कर रहे हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, आधा चम्मच तक। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अखरोट, जो क्या फ़ायदा करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये फ़ायदा करते हैं हमारे शरीर को, सूजन को कम करने के लिए, और हमारे हृदय को बहुत ही अच्छे से मजबूती देते हैं। और हृदय में बहुत ही अच्छे से हमारा ब्लड का जो फ्लो होता है वो अखरोट खाने से बहुत ही अच्छे से होता है। और दूसरी बात, दिमाग को तेज़ करते हैं, क्योंकि जो इसका शेप होता है वो भी बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से होता है जैसे हमारा इस तरह से दिमाग होता है। तो अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और इसमें पाया जाता है विटामिन सी और मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन, जो हमारी स्किन को, हमारे हृदय को बहुत ज़्यादा मजबूती देते हैं और शाइन देते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ही कम घी में इसको भून लेना है, जिससे क्या होगा, इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट निकल के आएगा और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वेट ने लिया है 50 ग्राम। आप इसकी संख्या को, यानी वेट की संख्या को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से भून लीजिए, तभी इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको भून लिया है। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। और अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, क्या आइए आपको बता देते हैं, थोड़ा सा देसी घी, बस इतना सा काफ़ी है, चुन्नी सा। और अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बादाम। तो बादाम में क्या पाया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। बादाम में पाया जाता है विटामिन ई, फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, आयरन, जिंक, जो आपकी स्किन को चमकदार बनाने के साथ साथ आपके दिल को मजबूत करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी हमारे कम करता है और हमारे दिमाग के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो जिससे क्या होता है, हमारा जो दिमाग है उसको अच्छे से ब्लड का प्रभाव मिलता है और वो अच्छे से काम करता है और खून भी हमारा गर्म रहता है और हमें अंदर से ही गर्मी मिलती है। तो यहाँ पे बादाम को मैंने लिया है सिर्फ 20 ग्राम। तो यहाँ पे बादाम को अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही कम घी में भूनना है, क्योंकि इसके अंदर खुद का ऑयल होता है, तो हमें ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, या घी जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही कम। देखिए मैंने कितने ज़रा से घी में इसको भूना है, तब भी अच्छे से भून रहा है। तो यहाँ पे जब बिल्कुल अच्छे से इस तरह से क्रिस्पी हो जाएगा और बिल्कुल प्यारा सा इसका शाइन आ जाएगा बादाम के ऊपर, तब हम इसको निकाल लेंगे। तो इसको भी हम उसी बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने अखरोट रखा है। और अब हमें कोई भी घी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना नारियल का लच्छा। तो नारियल में क्या पाया जाता है, वो तो पाया जाता है हमारा बहुत ही अच्छा फैट होता है, और नारियल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं नारियल इसके अंदर ज़रूर ऐड करूँगी। किस किस को पसंद है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको खसखस भी बोलते हैं, नहीं खसखस नहीं बोलते, वो तो पोस्तक दाने को बोलते हैं। इसको बोलते हैं शायद खोपरा,
आई डोंट नो, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसको सही किया कीजिए ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको भून लिया है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। और 1 कटोरी मैंने लिया है नारियल। आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, और इस तरह से सूखा नारियल इस्तेमाल करेंगे तो रेसिपी ख़राब नहीं होगी। तो ये भी अच्छे से भुन गया, अब इसको भी साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, बस 1 चम्मच डालना है, और इसको हमें अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देना है। जब ये गर्म हो जाएगा तभी हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए घी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है इस तरह से। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, हर किचन में मौजूद बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा कप लिया है, अगर आप कटोरी से मेजरमेंट करेंगे तो आधी कटोरी बेसन लिया है। बेसन को हमें घी में अच्छे से भून लेना है ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो निकल जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पे हमें धीमी धीमी आंच पर अच्छे से इसको भूनना है। इसीलिए जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा मोटे तल्ले का लीजिएगा और फैला हुआ लीजिएगा ताकि आपको चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अगर आपको लगे कि आप थक गए तो आप दूसरों की मदद ले सकते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यू चलाते हुए इसे बेसन को भून लेना है। तो बेसन को भूनने में मुश्किल से 1 मिनट का ही टाइम लगेगा।